नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर न्यूक्लियर बम की धमकी दी। आज पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रही तो न्यूक्लियर वॉर होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इंडस बेसिन के पानी को लेकर धमकी दी। शहबाज शरीफ ने कहा यह पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, अगर इस लाइफलाइन को रोका गया तो वास्तव में जंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कहा वो किसी गलतफहमी में ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता रहेगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई बात नहीं होगी। मोदी ने कहा कि भारत अब एटम बम की धमकियों से नहीं डरेगा। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की तर्कस का सिर्फ एक तीर है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो भारत आतंकवाद का फन कुचलने के लिए और भी बड़े और कड़े एक्शन लेगा। पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने माना कि पिछली बार भारत ने बहुत फुर्ती से हमला किया था और पाकिस्तान को समझने का वक्त भी नहीं मिला था। अगर हालात बिगड़े तो इस बार पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को मीडिएट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। शमशाद मिर्जा का डर वाजिब है, क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारी सेना की तैयारी से ही दुश्मन सख्ते में आ गया था। अगर फुल एक्शन हो जाता तो आज हालात कुछ और होते, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। मैं आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात सुनाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी से। मोदी ने आज पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो इस बार अंजाम और भी बुरा होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कानपुर की पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा भारत के एक्शन की वजह से पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हुआ, सीज फायर के लिए रोया, गिड़गिड़ाया, तब जाकर भारत ने युद्ध रोका। लेकिन पाकिस्तान किसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए, और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बताया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था, उसका एक सबूत आज खुद पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत बेहद पतली हो गई थी। सिंगापुर में जनरल मिर्जा ने कहा लंबे वक्त के बाद भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आमने सामने थे। पाकिस्तान के शहरों पर हमले हुए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया। जनरल मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान पर भारत ने इतना जबरदस्त और इतनी फुर्ती से अटैक किया कि पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि पाकिस्तान के जनरल ने कहा
सीज फायर के बाद से बॉर्डर पर अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन भारत से बात करने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ डीजीएमओ की लाइन है। अब अगर हालात फिर बिगड़े तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बीच बचाव करने का मौका भी नहीं मिलेगा। We are coming back to we have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. In India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, it so has both to be sides are in the process of yes, both reducing now sides. into- Both sides. Raju, this was, I would say, an escalation, an escalatory war, which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. And it will affect, I would say, the investments, the trading, and even the potential of 1.5 billion people who are there. And on the other hand, there are crisis management mechanisms which are totally absent. Less one DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. अब पाकिस्तान के जनरल भी मानने लगे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई थी। सीज फायर होने से पहले उसको भारी नुकसान हुआ था और पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। पाकिस्तान को पता है वो युद्ध में तो भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए वो आतंकवाद का कंधा इस्तेमाल करता है और अलग अलग तरह का युद्ध लड़ता है। नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत ने अब तय कर लिया है कि ना ही इन आतंकवादियों को बख्शा जाएगा, ना ही उन्हें पनाह देने वालों को माफ किया जाएगा। मोदी ने कहा कि आतंक का फंद अगर भारत के खिलाफ उठा तो उसे उसके बिल में खींच कर लाएंगे और कुचल देंगे। नए भारत की यही रीति है, यही नीति है। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के तर्कश का सिर्फ एक तीर है
मैं आपको बताता हूं कि भारत के तरकश का दूसरा तीर क्या है। पाकिस्तान को मारने के लिए भारत का दूसरा तीर है सिंधु वाटर ट्रीटी, जो पाकिस्तान को हर वक्त कांटे की तरह चुभ रहा है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के हुक्मरान, सबकी जुबां पर बस सिंधु नदी और सिंधु नदी का पानी है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाया। ताजिकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु समझौता सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबाया है। शहबाज ने कहा कि इंडस बेसिन का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन को रोका गया तो फिर असल में जंग होगी। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत के टफ स्टैंड से घबराए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों को समझाने की गुहार लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत को समझाओ, इंटर वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने को लेकर ह्यूमैनिटी का बड़ा कितना नुकसान हो जाएगा, इंसानियत के खिलाफ है ये। शहबाज शरीफ के बाद उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार की बात आपको सुनवाता हूं। उन्होंने हांगकांग में यही बात कही। इसाक डार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ा। We have seen grave crisis due to blatant disregard for diplomacy, international law and mediation. Our eastern neighbors' recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as Indus Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. These unjustified acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने का तीर किस कदर निशाने पर बैठा और पाकिस्तान किस कदर बौखला गया। पाकिस्तान एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की बात करने लगा है। पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा हो गया है और हालात बिगड़े तो दोनों देशों में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. पाकिस्तान के हारे हुए, हैरान, हताश जनरल चाहे एटम बम की जितनी मर्जी बात कर लें, पाकिस्तान की सरकार चाहे जितनी धमकियां दे ले, नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि दरिया में पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान को पहले आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा, भारत को कन्विंस करना होगा। मोदी ने आज पाकिस्तान से साफ साफ कहा, जब तक वो आतंकवादियों को पालता पोसता रहेगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान का दहशतगर्दों को पालने पोसने का खेल अब आगे नहीं चलेगा और न ही भारत पाकिस्तान के एटम बम वाली गीदड़ भपकी से डरेगा।
भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। आज न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के अड्डे कहीं भी हो, वो भारत के लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं, और अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो एटम बम दिखाकर भारत को डरा देगा तो ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। Times have changed and our resolve is much stronger now. Terrorism epicenters are no longer immune. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. We will never give in to nuclear blackmail, and whatever decisions have to be taken in India's national interest are taken and will continue to be taken. एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सरगोधा में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था और बता दिया था कि पाकिस्तान के परमाणु बम भी भारत की पहुंच से दूर नहीं है। ऑस्ट्रिया के डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर ने कहा था कि सरगोधा में किराना हिल्स पर भारत के अटैक से साफ है कि पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर वॉरहेड भारत की पहुंच में है और जंग की सूरत में पाकिस्तान के लिए इनका इस्तेमाल कर पाना मुमकिन नहीं होगा। It appears to be making clear that India is through its intelligence services. ऐसा लग रहा है कि भारत को बखूबी पता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर क्या हो रहा है। भारत अपनी खुफिया एजेंसियों की एक्टिविटीज के जरिए ये जानता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां और किस स्थिति में है। भारत को वहां की गतिविधियों की काफी हद तक जानकारी है। भारत की जानकारी इतनी अच्छी है कि इस संघर्ष के आखिरी दिनों में, बल्कि ये कहें कि ये संघर्ष खत्म ही तभी हुआ जब आखिरी दिन भारत ने पाकिस्तान के अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर हमला किया, जो शायद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का अड्डा है। अब भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत नहीं कर सकता। इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सुरक्षा में पिछले 20 साल में कोई बदलाव नहीं आया है और भारत उसकी एटमी फैसिलिटीज में एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत कितना खुलकर पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमले कर सकता है। सारी बातें सुनने के बाद कुछ चीजें तो साफ हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की एटम बम की धमकियों में कोई दम नहीं है।
यह ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर ठिकाने भारत की मिसाइल्स की रेंज में हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से परेशान है। यह उसके सर्वाइवल का सवाल है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद नहीं करता, उसके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। तीसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस बार पाकिस्तान ने घबराकर सीज फायर की गुहार लगाई थी। अगली बार ऐसी पुकार को कोई नहीं सुनेगा। पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो फुल एक्शन होगा। अगर नेवी मैदान में उतरी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों राजी हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी और एयरफोर्स ने ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। नेवी को तो एक्शन में आने का मौका ही नहीं मिला। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को 1971 की जंग याद है, जब इंडियन नेवी की ताकत ने उसके 2 टुकड़े करा दिए थे। अगर इस बार नेवी अटैक करने पर आती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। इसीलिए पाकिस्तान ने सीज फायर करने में ही अपनी भलाई समझी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीज फायर की पेशकश पाकिस्तान ने की थी। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है, जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान को 4 टुकड़े का मैसेज देने के लिए राजनाथ सिंह ने बहुत सोच समझकर आईएनएस विक्रांत को चुना। असल में आईएनएस विक्रांत भारत की नेवल पावर का सिंबल है। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। असल में इंडियन नेवी की ताकत के सामने पाकिस्तान की नेवी कहीं नहीं टिकती। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में इंडियन नेवी 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान 32वें नंबर पर है। इंडियन नेवी के पास 293 वेसल्स हैं, जिनमें 130 वॉरशिप हैं। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 121 वेसल्स हैं। नेवी के बेड़े में 18 सबमरीन हैं। इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन हैं। इंडियन नेवी में पिछले साल ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस औरघाट को शामिल किया गया था। नेवी के पास मॉडर्न डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और पाकिस्तान की फ्लीट की अगर तुलना करें तो बहुत छोटी दिखती है। इसीलिए आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। अब तक जो हुआ वो सिर्फ वार्म अप था। पाकिस्तान ने साइलेंट नेवी की ताकत इस बार देखी है, लेकिन अगर फिर से कोई हिमाकत हुई तो इस बार पहला वार नेवी करेगी और फिर पाकिस्तान का
भगवान ही मालिक होगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था, अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए गंभीर है तो उसे सबसे पहले हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर को भारत को सौंपना चाहिए। पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों को खत्म करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करता, उसकी जमीन से आतंकवाद जारी रहता है, तो फिर इसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार रहे। पाकिस्तान को जब समझ लेने की जरूरत है, आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से ही खेलता आ रहा है, उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक फ्रंटल असॉल्ट है। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। इस काम को करने से आज भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए, यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह की बात तो सही है कि इंडियन नेवी तैयार थी, INS विक्रांत तैयार था, मिग फाइटर जेट्स रेडी थे, लेकिन एक्शन हो पाता इससे पहले ही पाकिस्तान ने घबराकर DGMO को फोन किया। शहबाज शरीफ ने भी कल ही बताया था कि पाकिस्तान ने जिस सुबह अटैक करने की प्लानिंग की थी, उस रात भारत ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया, पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। इसी के बाद पाकिस्तानी फौज की हिम्मत टूटी और फायरिंग रोकने की अपील की गई। लेकिन इससे भारत का एक नुकसान जरूर हुआ। आतंकवादी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के विकास की गति लगभग थम गई। आज अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमला करवाकर जम्मू कश्मीर में हो रहे
विकास को रोकने की साजिश की गई। जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा भले ही ठहराव आया हो, लेकिन यह सिर्फ कुछ वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट ऐसे हमलों से रुकेगा नहीं। अमित शाह जम्मू के पुंछ में थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पुंछ में जबरदस्त शेलिंग की थी। 14 भारतीय नागरिक इन हमलों में मारे गए थे। अमित शाह पुंछ के सिंह सभा गुरुद्वारे और गीता भवन मंदिर भी गए। पाकिस्तान ने इन दोनों धार्मिक स्थलों को टारगेट किया था। अमित शाह ने कहा पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब उसके एयरबेस तबाह करके भारत ने दे दिया है। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। और बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। पहलगाम हमले से पहले जम्मू कश्मीर में टूरिज्म अपने चरम पर था। यात्रियों की चहल पहल थी, न होटल्स में जगह थी, न शिकारों में। फ्लाइट्स भी फुल थी और ट्रेन्स भी। लेकिन 22 अप्रैल की वारदात ने बहुत कुछ बदल दिया। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने कश्मीर के विकास की गति पर विराम लगा दिया, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान सबसे गरीब लोगों को हुआ। खच्चर वाले, शिकारा वाले, टैक्सी वाले, छोटी छोटी दुकानें लगाने वाले, खोमचे वाले अब खाली बैठे हैं। सीजन में कमाई के उनके सपने टूट गए हैं। अब टूरिस्ट लौटना शुरू हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और धीरे धीरे सीजन निकलता जा रहा है। इस हमले ने पिछले 5 साल में कश्मीर में जो कुछ विकास हुआ था, उसके किए कराए पर पानी फेर दिया, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत की चौतरफा मार से बेहाल पाकिस्तान अब अमेरिका की चापलूसी करके अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की पूरी सरकार इस वक्त क्रिप्टो करेंसी पर जोर दे रही है। इसके लिए बाकायदा एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। असल में पाकिस्तान को पता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के फैन हैं। उनके 2 बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में हैं। ट्रंप के बेहद करीबी कारोबारी और कैबिनेट के मेंबर स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़े हैं। खुद ट्रंप भी इस कंपनी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से क्रिप्टो करेंसी का एग्रीमेंट किया है। और यही नहीं, पाकिस्तान खुद को क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा बाजार बताकर ट्रंप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी ओरिजिन के युवा कारोबारी बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो मिनिस्टर और वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्पेशल एडवाइजर बनाया है। बिलाल बिन साकिब को पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का करीबी माना जाता है। बिलाल बिन साकिब लास वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप के दोनों बेटे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप फैमिली को इंप्रेस करने के लिए बिलाल बिन साकिब ने प्रेसिडेंट ट्रंप की जमकर खुशामद की। I also want to congratulate and recognize President Trump for not just being a great peace builder who recently de-escalated a war situation in our region, but essentially as the president who saved crypto. He didn't just save crypto, he gave crypto the movement that it requires.
he was able to recognize what most world leaders were too afraid to say, that Bitcoin is not a threat, it is an opportunity for innovation, an opportunity for freedom, and an opportunity for sovereignty. इस बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान को एक विक्टिम मुल्क के तौर पर पेश किया। बिलाल ने कहा, जिस तरह बिटकॉइन को खतरनाक और इनस्टेबल बताकर बदनाम किया गया, उसी तरह पाकिस्तान के बारे में भी प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क है। बिलाल ने कहा कि पाकिस्तान और बिटकॉइन दोनों में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और लोगों को दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। And there is something that is very close to my heart, is that Pakistan and Bitcoin has suffered from bad PR. We were looked at it being dangerous, risky, and unstable. But that is not the case. Once we look beyond these headlines, we can see a lot of potential, resources, and talent. So Pakistan is looking for allies. Pakistan is looking for access, because Pakistan wants to build. And hence why I think that today could be that remarkable day where Pakistan is seen from a different lens. It is not seen from a lens of fear. It is seen from a lens of possibility, of innovation, of building. So let today be the day where it's not just a new dawn for Pakistan, but for the whole world, where Pakistan can become that case study for emerging markets, where we can then help the belt from Morocco to Malaysia and all the other emerging economies in the south on how they should adopt digital assets framework. So let today be remembered that Pakistan is open for innovation, and we look forward to welcoming you all. अब मैं आपको बताता हूं कि बिलाल साकिब है कौन, जिन्हें पाकिस्तान ने ट्रंप फैमिली को खुश करने के काम में लगा दिया है। लाहौर के रहने वाले बिलाल बिन साकिब ने अपना ज़्यादातर टाइम ब्रिटेन में गुजारा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने के बाद बिलाल ने ब्रिटेन में ही कारोबार शुरू किया था। बिलाल के पाकिस्तानी फौज में बड़े अच्छे कनेक्शन हैं। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान की सरकार ने क्रिप्टो काउंसिल बनाकर उसकी कमान बिलाल बिन साकिब को सौंप दी थी। बिलाल ने बिनांस और स्टेक जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के ऑफिशियल्स को पाकिस्तान बुलाया, उनको होस्ट किया। अप्रैल में बिलाल ने ट्रंप की नजदीकी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील की। WLF ने पाकिस्तान को डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट में मदद करने का भरोसा दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस कंपनी में काफी इन्वेस्ट किया है। हालांकि ऑफिशियली पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और फौज दोनों ही क्रिप्टो करेंसी को जोर शोर से बढ़ावा दे रहे हैं। क्रिप्टो एसेट्स के लिए पाकिस्तान ने 2000 मेगावाट बिजली रिजर्व कर दी है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने बिलाल बिन साकिब को इमेज मेकओवर के लिए क्रिप्टो काउंसिल का CEO बनाया और इसी हफ्ते उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर शहबाज शरीफ का क्रिप्टो एडवाइजर भी अपॉइंट किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो को पाकिस्तान इसलिए प्रमोट कर रहा है ताकि FATF की स्क्रूटनी से बचकर फंड जुटाया जा सके। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बनाने जा रही है, इससे पूरी दुनिया सीख सकती है। Today, I will announce that the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. And we want to thank the United States of America again, because we are getting inspired from them. And this wallet, the National Bitcoin Wallet, is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. पाकिस्तान के लीडर बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप ने जंग रोकने में मदद की। भारत ने तो एक बार भी नहीं कहा कि किसने मदद की। भारत की बात तो सिर्फ DGMO लेवल पर हुई। इसलिए यह तो साफ है कि कौन पिटा था और कौन अमेरिका के पास जाकर रोया था। दूसरी बात, पाकिस्तान अपनी तुलना बिटकॉइन से कर रहा है,
जिसे खतरनाक बताया गया था, और यह भी कह रहा है कि ट्रंप ने दोनों की रक्षा की है। तीसरी बात, क्रिप्टो करेंसी की जिस कंपनी से पाकिस्तान ने डील की है वो ट्रंप के परिवार की कंपनी है। ट्रंप फैमिली के मेंबर्स के लिए पाकिस्तान ने रेड कारपेट बिछाया और अमेरिका जाकर उनके चरणों में सिर नवाया। अब सवाल यह है कि क्या यह सब FATF की जांच से बचने की कोशिश है? भारत ने अमेरिका को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है। क्या ये उससे बचने के लिए कवर ढूंढने की कोशिश है? कुछ दिनों में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब एक खबर जो पूरी दुनिया को समझने की और सावधान करने वाली है। जैसे जैसे तकनीक डेवलप हो रही है वैसे वैसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों के बारे में बताया है, आगाह किया है, लेकिन अब तो AI इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि बड़े बड़े जानकार इसके झांसे में फंसते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सुसी वाइस भी इसकी शिकार हो गई हैं। किसी ने सुसी वाइस के फोन को हैक करके उनका एक AI जनरेटेड मैसेज उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भेज दिया। किसी से इंफॉर्मेशन मांगी गई तो किसी से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने को कहा गया और किसी से रैंडम सवाल पूछे गए। सुसी वाइस के नाम से ये AI जनरेटेड मैसेज ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर्स को और अमेरिका के कई पार्लियामेंट के मेंबर्स को भेजा गया। कुछ लोगों को शक हुआ, उन्होंने इसकी खबर FBI को दी। अब इस मामले की जांच FBI कर रही है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चला है कि सुसी वाइस की तरफ से ये AI जनरेटेड मैसेजेस किसने भेजे, लेकिन इस घटना के बाद FBI ने लोगों को AI जनरेटेड मैसेजेस से सावधान रहने को कहा है। FBI ने एडवाइजरी जारी की है, बड़े बड़े अफसरों और मंत्रियों की तरफ से कोई मैसेज मिले, कोई वीडियो आए तो उस पर तुरंत भरोसा न करें, पहले उसकी जांच करें, फ़ोन नंबर और मेल एड्रेस चेक करें और शक होने पर जांच एजेंसीज को खबर करें, वरना AI जनरेटेड मैसेज से ठगी हो सकती है और इसके जरिए लोगों को डरा धमकाकर पैसे भी वसूले जा सकते हैं। ओडिशा से आज हैरान करने वाली तस्वीरें आई। भुवनेश्वर में एक चीफ इंजीनियर के घर विजिलेंस का छापा पड़ा तो उसने अपने फ्लैट की खिड़की से नोटों की गड्डियां बाहर फेंकना शुरू कर दिया। असल में ओडिशा में रूरल वर्क्स डिवीजन के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के खिलाफ विजिलेंस को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर स्पेशल जज विजिलेंस ने एक सर्च वारंट जारी किया। वारंट जारी होते ही विजिलेंस की टीम बैकुंठ नाथ सारंगी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची, लेकिन जैसे विजिलेंस की टीम भुवनेश्वर के उस फ्लैट पर पहुंची जहां बैकुंठ नाथ खुद मौजूद था, उसने टीम को देखते ही अपने फ्लैट की खिड़की से नोटों के बंडल बाहर फेंकने शुरू कर दिए ताकि उसके घर से नोटों की रिकवरी न हो पाए। कुछ ही देर में विजिलेंस की टीम ने सभी नोटों के बंडल बरामद कर लिए। विजिलेंस विभाग ने चीफ इंजीनियर भुवनेश्वर के फ्लैट से करीब 1,20,00,000 रुपए कैश बरामद किए। इसके अलावा अंगुल में उसके पैतृक घर से 1,30,00,000 रुपए रिकवर किए गए। कुल मिलाकर उसके पास से 2.5 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और महंगी घड़ियां भी बरामद हुई हैं। विजिलेंस की टीम ने जब इस इंजीनियर के घर पर छापा मारा तो नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि गिनती करने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। विजिलेंस के DG YK जेठवा ने कहा, बैकुंठ नाथ सारंगी के पास 2 मकान, 2 फ्लैट, 7 बड़े प्लॉट और 1.5 करोड़ के इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बैंक में जमा कैश भी मिले। इसके अलावा उसने करीब 2.25 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब विजिलेंस की टीम इस बात का पता लगा रही कि इस इंजीनियर ने इतने पैसे कैसे कमाए, कहां से कमाए और भ्रष्टाचार के इस खेल में कौन कौन शामिल है। बैकुंठ नाथ सारंगी जो कि चीफ इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट विभाग के हैं, उनके लोकेशंस पे सर्च ऑपरेशन सुबह से चल रहा है। उसमें अभी तक 2.5 करोड़ कैश
रिकवर हुआ है। श्री सारंगी आज सुबह जब हमारी सर्च टीम वहाँ पर पहुँची थी तो उन्होंने विजिलेंस के लोगों को देखने के बाद अपने खिड़की से करीब 1 करोड़ रुपए का कैश डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की थी, बाहर फेंक दिया था, जिसको हमारी टीम ने एसओपी के अनुसार चारों तरफ से घेर के रखा था और विटनेस के प्रेजेंस में ये सारा को सीज करके फिर सर्च ऑपरेशन चालू किया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस चीफ इंजीनियर के घर पर रेड हुई, करोड़ों रुपए का कैश मिला, लाखों रुपए की ज्वेलरी मिली, वो एक दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे। लेकिन रिटायरमेंट का दिन आता इससे पहले ही घर पर विजिलेंस की टीम पहुंच गई और करप्शन करके कमाई की गई करोड़ों की दौलत पकड़ ली गई। ओडिशा से आज करप्शन की एक और खबर आई। सीबीआई ने ईडी के एक डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। इस शख्स का नाम चिंतन रघुवंशी है। चिंतन रघुवंशी पर इल्जाम है कि उसने एक बिजनेसमैन रतिकांत राउत से मनी लॉन्ड्रिंग का केस सेटल कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे। डील बाद में 2 करोड़ में फाइनल हुई, लेकिन बिजनेसमैन ने सीबीआई से इस बात की शिकायत कर दी। इसके बाद जब 20 लाख रुपए की पहली किस्त देने की बात हुई तो सीबीआई ने जाल बिछाया। जैसे ही रतिकांत राउत से पहली किस्त लेने के लिए चिंतन रघुवंशी पहुंचा, सीबीआई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने चिंतन रघुवंशी का मेडिकल कराया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सीबीआई अब चिंतन रघुवंशी से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने और किस किस से रिश्वत की मांग की। ईडी तो देश भर में करप्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेता है, उनके खिलाफ जांच करता है। अगर ईडी के अफसर ही करप्शन का हिस्सा बन जाएंगे, वही रिश्वतखोरी करने लगेंगे, तो बात बड़ी गंभीर है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे अफसरों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ाई से जांच भी की जानी चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस आपको याद होगा, इसकी बहुत चर्चा हुई थी। आज कोटद्वार कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 एम्प्लॉइज सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा दी है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसे नहर में धक्का देकर जान से मार दिया गया था। 7 दिनों के बाद उसकी लाश बरामद हुई। हत्या की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी बनाई। कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता की मां ने कहा कि अंकिता की आत्मा को शांति मिली होगी, लेकिन वो चाहती हैं तीनों दोषियों को फांसी की सजा मिले और इसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपनी बेटी को खोने का क्या दुख होता है। अंकिता का मर्डर करने वाला पुलकित आर्य बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है। जैसे पुलकित का नाम हत्या के में सामने आया था, बीजेपी ने विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उनकी सरकार ने इस केस को चैलेंज की तरह लिया। धामी ने कहा इस केस से बात साबित हो गई है, कोई कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, यह हमने सुनिश्चित किया। आज का जो फैसला आया है उससे समाज में यह संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और देवभूमि उत्तराखंड में कोई कितना भी बड़ा हो, कितने ही लंबे उसके हाथ हों, लेकिन कानून से
वो बच नहीं सकता, किसी कीमत पर छूट नहीं सकता। मुझे याद है अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा उत्तराखंड दहल गया था। लोग बहुत नाराज थे, सड़कों पर उतर आए थे। अब चूंकि आरोपी पॉलिटिकली पावरफुल था, इसलिए लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। लोगों को शक था कि उत्तराखंड की सरकार, वहां की पुलिस प्रेशर में आकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश न करे। लेकिन मैं पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करूंगा। उन्होंने इसकी जांच एसआईटी को सौंपी। एसआईटी ने मजबूत केस तैयार किया, 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, 47 गवाहों को पेश किया और 2 साल 8 महीने बाद आज अंकिता को इंसाफ मिल गया। ऐसा कम केसेस में होता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे आपकी अदालत में होगी। कल आपकी अदालत में मेरे मेहमान एक ऐसे शख्स होंगे जो आपको पाकिस्तान के अंदर की बात बताएंगे, जो पाकिस्तान की फौज का असली रंग उजागर करेंगे। कल का शो बेहद खास होगा।